तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसके आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर आएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, एंड तक देखना है आपको ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने टॉप 10 कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक करे हैं जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। तो साहेब गार्बेज डंप्स में यानी कूड़ेदान में क्या ढूंढ रहा होता है। साहब कौन होता है? साहब रेक पिकर होता है, कूड़े बिनने वाला होता है। तो वो कूड़े में क्या ढूंढता है? ठीक है, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। और वो अभी कहाँ है और वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया कि वो गार्बेज डंप्स में यानी कूड़ेदान में वो क्या ढूंढ रहा होता है साहब, और वो कहाँ है और वो कहाँ से आया है, मतलब प्रेजेंट में कहाँ रहता है और वो कहाँ से आया है। ठीक है, चलो इसका आंसर देखो। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स इन द ऑथर्स नेबरहुड। तो साहब गोल्ड ढूंढता है यानी सोना ढूंढता है गार्बेज डंप्स में यानी कूड़ेदान में। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, गोल्ड का मतलब क्या होता है? गोल्ड का मतलब यहाँ पर एक्चुअली सोना नहीं ढूंढ रहा है, वो ऐसी कीमती चीज ढूंढ रहा है जिसको बेच करके वो पैसा कमा सके, जैसे कि प्लास्टिक और सिक्के, लोहा। तो ये चीजें बेच करके उसको पैसे मिल जाते हैं। तो ये भी एक गोल्ड से कम नहीं होता है। ठीक है, रेक पिकर्स के लिए। तो इसलिए साहब ये सब चीजें ढूंढ रहा होता है। कहाँ पे ढूंढता है? वो ऑथर्स के नेबरहुड में यानी ऑथर के पड़ोस में। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है। जल्दी से जल्दी जाइए और कमेंट सेक्शन में ऑथर का नाम बताइए। ठीक है, चलो। ही केम, वो आया है, फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया है, विद हिज मदर, अपने मदर के साथ, इन 1971। 1971 में अपनी मदर के साथ वो बांग्लादेश से आया है। हिज हाउस वॉज सेट अमेज द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। अब उसका जो घर है वो ढाका के हरे भरे खेतों के बीचों बीच उसका घर है। ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है, तो वो वहीं पे पहले रहता था। बट स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। लेकिन एक दिन क्या होता है कि स्टॉर्म्स आता है, आंधी आती है, तो आंधी तूफान आता है, तो उसकी वजह से उसका जो घर है और उसका जो फील्ड यानी उसके खेत हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। ठीक है, फोर्सिंग देम टू लीव द कंट्री, और जिसकी वजह से उसको अपनी कंट्री छोड़ने पर वो मजबूर हो जाता है। तो इसमें यही पूछा गया था कि साहब क्या ढूंढ रहा होता है गार्बेज डंप्स में। तो साहब गोल्ड यानी सोना ढूंढता है, यानी वो कीमती चीज़ ढूंढता है, वैल्यूएबल आइटम्स ढूंढता है जिसको बेच करके उसको पैसा मिल सके। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ढूंढता है ऑथर के नेबरहुड में यानी ऑथर के पड़ोस में। और वो बांग्लादेश से आता है अपनी मदर के साथ। वो पहले बांग्लादेश में रहता था, ढाका में रहता था। एक दिन तूफान आता तो तूफान उसके खेतों को, उसके घर को उजाड़ देता है, जिसकी वजह से उसे अपना घर जो है छोड़ना पड़ता है। और वो कहाँ पे आता है? वो इंडिया में आता है, दिल्ली में आता है, सीमापुरी में रहने लग जाता है। ठीक है, चलो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखो, वट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। तो इसमें ऑथर जो है वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? एक्सप्लेनेशन मतलब यहाँ पर व्याख्या हो गया या फिर रीज़न हो गया, कारण हो गया। तो ऑथर क्या कारण देते हैं उन बच्चों को जो फुटवेयर नहीं पहनते हैं। फुटवेयर का मतलब होता है चप्पल। ठीक है, तो जो बच्चे चप्पल नहीं पहने हुए होते हैं उनके लिए वो क्या एक्सप्लेनेशन देती हैं ऑथर। ठीक है, द ऑथर कम अक्रॉस मैनी शूलेस रेक पिकर चिल्ड्रेन इन हर नेबरहुड। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो जो रेक पिकर्स हैं, जो कूड़ा बिनते थे, वो ऑथर के पड़ोस में रहते थे। तो एक दिन क्या होता है, ऑथर जो है उनको देख लेती हैं, सभी रेक पिकर्स को देखती हैं, और वो शूलेस होते हैं। शूलेस मतलब बिना चप्पल जूते के होते हैं, अपने नेबरहुड में देखती है, अपने पड़ोस में देखती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, तो उनके अनुसार एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि स्टेट ऑफ बीइंग बेयरफुट इज दैट इट इज अ ट्रेडिशन अमंग द पीपल ऑफ देयर कम्युनिटी। तो उनके अनुसार ये नंगे पैर इसलिए रहते हैं क्योंकि ये इनका ट्रेडिशन होगा उनके कम्युनिटी के लोगों के बीच में। तो वो ऑथर के अनुसार ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ये एक ट्रेडिशन होगा, परंपरा रही होगी कि बच्चे इसलिए जो है बिना चप्पल के रहते हैं। ठीक है, बीइंग बेयरफुट इज सेड टू बी अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, और नंगे पैर रहना एक उनका कल्चर का ही पार्ट होगा, इसलिए शायद वो चप्पल नहीं पहनते होंगे। ठीक है, तो ये एक इनका ट्रेडिशन होगा। हाउएवर, हालांकि सी फील्स दिस मे बी जस्ट अ वे ऑफ जस्टिफाइंग देयर एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इनएबिलिटी टू अफोर्ड फुटवेयर एंड अदर नेसेसिटीज। हालांकि वो ये भी फील करती हैं कि ये एक जस्टिफाई करने का तरीका होगा, यानी सही ठहराने का तरीका होगा कि अपने एक्सट्रीम गरीबी को, है ना, या फिर इनएबिलिटी को, यानी वो असमर्थता है, यानी वो सक्षम नहीं है फुटवेयर खरीदने में, चप्पल्स खरीदने में, या अदर चीज़ें, नेसेसिटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो खरीदने में, वो जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब सही ठहरा रहे हैं अपनी गरीबी को, मतलब वो छुपा रहे हैं अपनी गरीबी को। ठीक है, तो ऑथर इसमें यही कहना चाहती है कि देखो, एक तो ये तरीका, एक तो उनका ट्रेडिशन होगा शायद इसलिए नंगे पैर होंगे, या फिर
वो अपनी गरीबी को, मजबूरी को छुपा रहे हैं क्योंकि वो चप्पल जूते नहीं खरीद सकते हैं और अदर जो नेसेसिटी चीज़ होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं, ठीक है, वो भी नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास वो पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो वो इसलिए जो है ऑथर जो है यही सोचते हैं कि ये इनका ट्रेडिशन नहीं होगा, ये इनकी मजबूरी होगी जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहेब्स नेम। तो इसमें ये पूछा गया है कि साहब के नाम में जो आयरनी है उसको डिस्क्राइब कीजिए। आयरनी का मतलब होता है जो चीज़ होना चाहिए उसके बिल्कुल उलट होता है, मतलब इसके अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब साहब के नाम में तो कुछ और मीनिंग था बट वो रियलिटी में कुछ और था, तो वो आयरनी को हमें दिखाना है, ठीक है, आयरनी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। चलो देखो आंसर देखो, साहिब इज फुल नेम साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो साहिब का जो फुल नेम था वो क्या था, साहिब आलम था, और उसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का मालिक, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। इसके नाम का मतलब क्या था, साहिब आलम का मतलब था ब्रह्मांड का मालिक यानी यूनिवर्स का मालिक। हाउ एवर, हालांकि इन रियलिटी असल में ही इज अ पुअर रेक पिकर लिविंग इन पॉवर्टी इन सीमापुरी। हालांकि वो एक गरीब रेक पिकर था, गरीब रेक पिकर यानी गरीब कूड़े बिनने वाला बच्चा था वो, जो कहाँ रहता था, वो सीमापुरी में रहता था। असलम ऑन द आउटकट्स ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के किनारे जो स्लम है, झुग्गी झोपड़ी है, तो वहां पर रहता था सीमापुरी में। ही सर्वाइव्स बाय कलेक्टिंग गार्बेज एंड डजंट इवन ऑन अ पेयर ऑफ शूज। तो वो कैसे सर्वाइव करता है, वो ऐसे सर्वाइव करता है कि वो गार्बेज कलेक्ट करता है, कूड़ा बिनता है, ठीक है, और उसके पास खुद का एक जोड़ी जूते भी नहीं है। सो हिज नेम साउंड्स पावरफुल, इसीलिए उसका नाम पावरफुल साउंड करता है। उसका नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसका नाम में बहुत ज़्यादा वजन है बट रियलिटी में वो कुछ और है, ठीक है। बट हिज लाइफ इज़ द अपोजिट, लेकिन उसका लाइफ जो है उसके बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। उसका नाम बहुत पावरफुल है बट उसकी लाइफ बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि देखो उसका नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी यूनिवर्स का मालिक, बट रियलिटी में वो बहुत गरीब है, वो बेचारा कूड़ा बिनता है, ठीक है, और उसके पास तो खुद के एक जोड़ी जूता भी नहीं है, ठीक है। तो नाम उसका पावरफुल है बट रियल में वो बेचारा गरीब है, ठीक है। चलो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रेक पिकर्स ऑफ सीमापुरी। तो गार्बेज उनके लिए गोल्ड है यानी सोना है, ठीक है। तो ऑथर ऐसा क्यों कहती है रेक पिकर्स के बारे में जो सीमापुरी में रहते हैं, ठीक है। तो सीमापुरी के रेक पिकर्स के बारे में ऑथर ऐसा क्यों कहती हैं कि गार्बेज यानी कूड़ा उनके लिए गोल्ड है यानी सोना है, ठीक है। चलो देखो, गार्बेज इज गोल्ड टू द रेक पिकर्स ऑफ सीमापुरी बिकॉज इट इज देयर सोल मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो गार्बेज उनके लिए क्या है, गार्बेज उनके लिए, रेक पिकर्स के लिए गोल्ड है, सोना है, जो सीमापुरी के जो रेक पिकर्स है उनके लिए, ठीक है। क्यों है, क्योंकि वही एकमात्र का साधन है, कमाने का जरिया है, ठीक है। उनके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग देम विद इनकम, फूड एंड इवन शेल्टर्स। तो वही चीज़ उनको क्या प्रोवाइड करता है, इनकम, यानी उनको पैसे मिलते हैं, खाना भी मिलता है, इवन शेल्टर भी मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं उनको कूड़ा बिनने से, तो वही उनके लिए सोना है, ठीक। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वंडर एंड होप। और बच्चों के लिए ये क्या होता है, बच्चों के लिए एक सोर्स होता है आशाओं का, वंडर का यानी हैरानी का, क्योंकि बच्चे जब कूड़ा बिनते हैं तब उनको जब कोई कीमती चीज़ मिलती है तब उनको अनएक्सपेक्टेड होता है कि ये कैसे मिल गया मुझे, है ना। फॉर एग्जांपल उनको पर्स मिल जाता है पैसों से भरा हुआ, तो उनके लिए वो अनएक्सपेक्टेड होता है और वो सोचते हैं कि ये कैसे मिल गया, और उम्मीद जो है उनकी बढ़ जाती है और भी चीज़ें ढूंढने की। तो इसीलिए गार्बेज उनके लिए सोना है, ठीक है। वो हमेशा एक आशाओं से भरे रहते हैं कि उनको उम्मीद होती है कि अब और भी चीज़ें उनको कीमती चीज़ मिल जाएगी जिनको बेच करके वो पैसा कमाएंगे, ठीक है। एज दे समटाइम्स फाइंड कॉइन्स एंड और करेंसी नोट्स इन द गार्बेज। वो क्या ढूंढते हैं, कभी कभी वो ढूंढते हैं कॉइन्स को, करेंसी नोट्स को, यानी कि सिक्के मिल जाते हैं उनको, कभी कभी करेंसी नोट्स भी मिल जाते हैं गार्बेज में, कूड़े में, ठीक है। विच फ्यूल्स देयर ड्रीम्स ऑफ फाइंडिंग मोर, मतलब जिससे क्या होता है उनको और पाने की इच्छा जो है वो बढ़ जाती है और वो सपने देखते हैं कि और उनको कुछ मिल जाए, है ना, कूड़ेदान में से और वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए जिसको बेच करके वो पैसा मिले उनको, ठीक है। तो वो इनको ढूंढने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसी वजह से वो जहाँ कूड़ा होता है उनके आसपास में वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ ढूंढते रहते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इसी उम्मीद से कि उनको कोई वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया था कि गार्बेज उनके लिए सोना है। हाँ बिल्कुल, गार्बेज उनके लिए सोना है क्योंकि उन्हीं से उनकी कमाई होती है, उनको खाना मिलता है, ठीक है, ये सब चीज़ें उनको मिलती है। और बच्चों के लिए तो उनके लिए वो आशाएं से भरे होते हैं और उनको बस और भी चीज़ें पाने की इच्छा होती है, ठीक है। उनको कोई कीमती चीज़ मिल जाती है तो वो बड़े खुश भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अब खुद का मास्टर नहीं रहा है, तो यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ऑथर का कहने का मतलब क्या है कि साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा है। तो राइटर का यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। सिंस साहेब नाउ वर्क्स इन टी स्टॉल, क्योंकि साहेब अब टी स्टॉल में काम करता है, एक चाय की दुकान में काम करता है। ही इज नाउ बाउंड टू हिज मास्टर एंड फील्स बर्डन, अब उसको अपनी मालिक की सुननी पड़ेगी। अब उसको एक बर्डन महसूस होता है, एक बोझ महसूस होता है, क्योंकि वो अपने मालिक के ऑर्डर पे ही चलेगा, ठीक है। पहले जब वो कूड़ा बिनता था साहब, तब वो बिल्कुल फ्री था, वो जहां मर्जी जा सकता था, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, वो कहीं भी कभी भी काम स्टार्ट कर सकता था, ठीक है, उसको कोई नहीं रोकता था, उसको कोई ऑर्डर नहीं देता था। लेकिन अब जब वो टी स्टॉल में काम करता है, अब उसको अपने मालिक की ही सुननी पड़ेगी। द स्टील कैनिस्टर ही कैरीज इज वेरी हैवी एज कम्पेयर टू हिज लाइट प्लास्टिक बैग। अब उसका जो स्टील कैनिस्टर है, जो यहाँ पर देख सकते हो आप, जिसमें चाय भरकर वो लेकर जाता है बेचने के लिए, ठीक है, तो वो अब बहुत हैवी लग रहा है लाइट प्लास्टिक बैग की कंपैरिजन में। अब उसको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है ये कैनिस्टर, ठीक है। मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि देखो, वो जब अपनी प्लास्टिक बैग उठाता था, जिसमें वो प्लास्टिक की बोतलें हो और मेटल हो, ये सब चीज़ें भरता था, तब उसको वो चीज़ें भारी नहीं लगती थी। लेकिन अब ये जो कैनिस्टर लेकर जा रहा है, तो उसको वो चीज़ें भारी लग रही है, ठीक है, क्योंकि वो अब जो है वो बॉस की ही सुनेगा, अब अपने मालिक की ही सुनेगा, और उसी के कहने पर वो काम करेगा, ठीक है, जो बिल्कुल भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी फ्रीडम अब पूरी जा चुकी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड है, उदास है, ठीक। द बैग वॉज his own and the canister belongs to his master whose orders he now has to follow। जो बैग उसके पास हुआ करता था प्लास्टिक बैग, वो उसका खुद का था, ठीक है, वो खुद अपना मालिक था। बट अब वो कैनिस्टर जो है वो उसके मालिक का कैनिस्टर है, तो जहाँ उसका मालिक भेजेगा कैनिस्टर लेकर के, उसको वहाँ जाना पड़ेगा और उसकी ही बातें माननी पड़ेगी, ठीक है, तो उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। सो ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, इसीलिए वो खुद का मास्टर अब नहीं रहा है, ठीक है, अब वो खुद जो है मास्टर नहीं रहा है, अपना खुद का मालिक वो नहीं रहा है। तो इसमें यही क्वेश्चन था कि राइटर का कहने का मतलब क्या है जब वो कहती हैं कि साहेब अब खुद का मालिक नहीं है, ठीक है, अब वो किसी और के ऑर्डर पे काम करेगा। तो राइटर का कहने का क्या मतलब था इसमें, तो यही मतलब था कि वो अब दूसरे के ऑर्डर पे ही काम करेगा, वो खुद का मालिक नहीं है, अब वो जो है अपने बॉस की ही बातें सुनेगा, ठीक है। तो बस, तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु इज़ मुकेश एंड व्हाट इज़ हिज ड्रीम। तो इसमें ये क्वेश्चन है, तो इसमें मुकेश कौन है और उसका ड्रीम क्या है। देखो, मुकेश इज़ अ चाइल्ड लेबरर इन अ ग्लास फैक्ट्री इन फिरोज़ाबाद। तो मुकेश जो है वो चाइल्ड लेबरर है, यानी वो मज़दूर है, और वो कहाँ काम करता है, वो ग्लास फैक्ट्री में फिरोज़ाबाद में काम करता है, ठीक है। ग्लास फैक्ट्री का मतलब है कांच की फैक्ट्री, जहाँ कांच पिघलाकर कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, जैसे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो उस फैक्ट्री में वो काम करता है। ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, और वो उस फैमिली से बिलोंग करता है जो चूड़ियाँ बनाती हैं, ठीक है। बट ही इज़ नॉट फैसिनेटेड बाय द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जो उसके परंपरागत जो काम चलता आ रहा है, वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो कुछ और करना चाहता है, ठीक है। इंस्टीड, इसके बजाय, ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, उसका सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, एंड वांट्स टू ड्राइव अ कार, और एक कार चलाने का। ही इज डिटरमाइंड टू बी हिज ओन मास्टर, ठीक है। तो मुकेश का जो इरादा है वो यही है कि वो खुद का मास्टर बने, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया मुकेश कौन है और उसका ड्रीम क्या है। तो मुकेश जो है चाइल्ड लेबरर है, वो ग्लास फैक्ट्री में काम करता है फिरोजाबाद में, और उसकी फैमिली चूड़ियाँ बनाती हैं, ठीक है, वो, लेकिन उसकी जो फैमिली जो चूड़ियाँ बनाती आ रही हैं, अपनी परंपरा जो उनकी चली आ रही है, यही काम करते हुए मुकेश के जो उसके दादा परदादा पिताजी सारी फैमिली जो है इन्हीं कामों में लगे हुए थे, तो वो इस परंपरा को तोड़ना चाहता था मुकेश, ठीक है। तो मुकेश जो है इस काम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लगाता है, वो सिर्फ और सिर्फ मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और वो एक कार चलाना चाहता है, वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, वो खुद एक मालिक बनना चाहता है, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये है सिक्स क्वेश्चन। नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो मुकेश का जो एटीट्यूड है अपने लाइफ के तरफ, वो डिफरेंट कैसे है अपने फैमिली से, ठीक है। तो उसकी फैमिली कैसी थी, वो उसकी फैमिली जो है वो अपनी परंपरा से वही काम करते हुए आ रही थी, चूड़ियाँ बनाते हुए आ रही थी, बट मुकेश जो है वो कुछ और करना चाहता था। तो उसकी एटीट्यूड, उसका रवैया, उसकी सोच कैसे अलग थी उसकी फैमिली से। तो ये है क्वेश्चन 7, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर है, मुकेश ग्रैंड मदर बिलीव्स दैट द गॉड गिवन लीनेज कैन नेवर बी ब्रोकन।
तो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, मतलब मुकेश की जो दादी जी हैं, उनका मानना है कि जो गॉड गिवन लीनेज है, जो कि भगवान द्वारा दी गई वंश परंपरा चली आ रही है, जो काम चला आ रहा है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। हर सन एंड ग्रैंडसन वर बोर्न इनटू द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। तो उनकी ग्रैंड मदर के जो बेटे थे और उनके जो ग्रैंडसन है, मतलब जो पोते हैं, वो पैदा ही हुए हैं बेंगल मेकर्स के कास्ट में, यानी कि चूड़ी बनाने के कास्ट में। अब उनको चूड़ी ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। उनके बाद जो भी वंश आएगा वो इन्हीं काम में ही लगेगा, उनको और कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये इनकी दादी जी का मानना है, ठीक है। एंड दे हैव सीन नथिंग बियॉन्ड दैट। उन्होंने इसके बियॉन्ड उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा है, ना ही कुछ सोचा है, ठीक है। और उनका काम सिर्फ और सिर्फ चूड़ी बनाना ही है, क्योंकि वही उनकी परंपरा चली आ रही है और वही मुकेश को भी कहते हैं कि मुकेश भी यही काम करेगा। मुकेश फादर्स हैज पास्ड डाउन द ओनली स्किल्स ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। और मुकेश के जो फादर थे, उन्होंने उनके पास जो स्किल था, चूड़ी बनाने की जो कला थी, चूड़ी बनाने का जो आर्ट था, वही स्किल वो जानते थे और वही स्किल जो है मुकेश को सिखाते हैं, ठीक है। हाउ एवर, हालांकि मुकेश इज डिफरेंट, लेकिन मुकेश डिफरेंट है। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। और वो क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही इज डिटरमाइंड टू गो टू गैरेज एंड लर्न द ट्रेड। और उसके पक्के इरादे कि वो गैरेज जाएगा और वो ट्रेड सीखेगा, मतलब व्यापार सीखेगा, काम सीखेगा। तो वो मोटर मैकेनिक का काम जो है वो सीखेगा। इवन दो द गैरेज इज फॉर फ्रॉम हिज होम। भले ही वो गैरेज बहुत दूर है घर से, लेकिन फिर भी जो है वो गैरेज में जाकर के काम सीखेगा। उसको मोटर मैकेनिक बनना है और उसे कार चलाना है। तो वो उसके सपने थे, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया था कि मुकेश का एटीट्यूड लाइफ के प्रति वो कैसे अलग था, ठीक है, अपनी फैमिली से। तो उसकी फैमिली से बिल्कुल अलग था। उसकी फैमिली बस यही चाहती थी मुकेश भी यही काम करे, चूड़ी बनाने का काम करे, क्योंकि उसकी वंश परंपरा वही चलती आ रही थी। अब उसकी दादी जी जो चाहती थी वो यही चाहती थी मुकेश भी यही काम करे, समझ गए। तो मुकेश ये नहीं चाहता था। मुकेश का जो थॉट था, जो सपने थे, वो अलग ही थे। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और वो एक कार चलाना चाहता था, ठीक है। तो ये था 7th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8th क्वेश्चन है, देखो। इन स्पाइट ऑफ द कंडीशन प्रिवेलिंग इन सीमापुरी, चिल्ड्रन लाइक साहेब एंड मुकेश आर नॉट डिवॉइड ऑफ होप, हाउ फॉर डू यू एग्री। तो इसमें पूछा गया है कि सीमापुरी इतना बैड कंडीशन होने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, साहेब और मुकेश जैसे, जो बिल्कुल भी होप से वंचित नहीं है, मतलब उनके अंदर उम्मीद खत्म नहीं होती है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीमापुरी एक बहुत बैड कंडीशन में है, बहुत बुरी हालत है वहाँ पर, लेकिन फिर भी साहेब और मुकेश जैसे बच्चे जो हैं उनके अंदर उम्मीद जागती है। तो आप इस बात से कितना सहमत है, कहाँ तक सहमत है? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। आई एग्री विद द स्टेटमेंट। हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से। इन द स्टोरी वी सी अ रेक पिकर बॉय नेम्ड साहेब आलम हु वांट्स टू गो टू स्कूल। तो हम देखते हैं एक रेक पिकर लड़का होता है, यानी कूड़ा बिनने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है साहेब आलम, और वो स्कूल जाना चाहता है, प्ले टेनिस, टेनिस खेलना चाहता है, एंड हैव अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूता वो लेना चाहता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से हम सहमत है कि इसमें एक लड़का होता है जो कि रेक पिकर होता है और जो कूड़ा बिनता है उसका नाम होता है साहेब आलम, और वो स्कूल जाना चाहता है, टेनिस भी खेलना चाहता है, और वो एक जोड़ी जूता भी लेना चाहता है। ऑल दीज विशेस रिफ्लेक्ट हिज एम्बिशंस एंड डिजायर्स। और यही सारी विशेष जो साहिब आलम की जो विशेष थी वही रिफ्लेक्ट करती हैं। उसके पास एक गोल है, उसका एक डिजायर है, मतलब इच्छाएं हैं, शोइंग दैट ही हैज होप फॉर बेटर फ्यूचर। तो उसकी जो विशेष है वो यही दिखाती है कि उसके पास एक होप, एक उम्मीद है अपने बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो भाई इसमें जो रेक पिकर है जिसका नाम साहिब आलम होता है वो स्कूल भी जाना चाहता है, टेनिस भी खेलना चाहता है, एक जोड़ी जूता भी लेना चाहता है। उसकी ये सारी विशेष दिखाती हैं कि भाई उसके पास एक होप तो है, एक उम्मीद तो है अपने बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वो उम्मीद दिखाता है। अनदर यंग बॉय मुकेश डेयर्स टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। एक और यंग लड़का होता है मुकेश, वो जो हिम्मत दिखाता है एक सपना देखने का, और उसका सपना क्या था? एक मोटर मैकेनिक बनने का। तो मोटर मैकेनिक बनने वाला एक लड़का जो था मुकेश, वो भी हिम्मत दिखाता है। उसकी भी बैड कंडीशन थी, उसकी फैमिली में बस यही सोचते थे कि भाई वो चूड़ी ही बनाएगा, ठीक है, लेकिन वो उसके सपने कुछ और थे। ही चूजेस टू परस्यू अ प्रोफेशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिलीज ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन ऑफ बेंगल मेकिंग। और वो एक प्रोफेशन चूज करता है जो कि उसकी फैमिली के ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन से, जो उसकी परंपरा चली आ रही थी, परंपरा से जो काम चला आ रहा था चूड़ी बनाने का, तो उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है उसका सपने और उसके प्रोफेशन। तो वो ऐसा प्रोफेशन चूज करता है जो उसकी फैमिली में कोई कभी सोचा ही नहीं था उसको करने के लिए, ठीक है। जो पीढ़ियों से जो काम चला आ रहा था,
अब वो नहीं करना चाहता है। उसके थॉट और उसके सोच, उसके सपने कुछ अलग ही थे, जो कि क्या बनना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है। हिज डिटर्मिनेशन रिफ्लेक्ट्स करेज एंड अ स्ट्रॉन्ग विल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और उसका जो डिटर्मिनेशन है, मतलब उसके जो पक्के इरादे हैं, वो यही रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके अंदर करेज है और वो एक स्ट्रॉन्ग विल है उसके पास, जो पॉवर्टी की जो साइकिल है उसको तोड़ना चाहता था वो। ठीक है। तो उसकी इच्छाएं, उसकी हिम्मत जो है, वो अपने गरीबी की साइकिल जो चली आ रही थी, जो उसके फैमिली पीढ़ियों से ये काम चला आ रहा था, वो उसको तोड़ना चाहता था। उसके जो पक्के इरादे थे वो यही थे कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जो कि उसकी फैमिली के थॉट से बिल्कुल अलग था ये काम। ठीक है। चलो, ये था 8 क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहेब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया। तो जो साहेब के जो पेरेंट्स थे वो ढाका क्यों छोड़ देते हैं और वो इंडिया की तरफ माइग्रेट क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है। साहेब्स पेरेंट्स लेफ्ट ढाका बांग्लादेश एंड माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। तो साहेब के जो पेरेंट्स है वो ढाका छोड़ देते हैं। ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी है, तो वहां पर रहते थे पहले वो, लेकिन वो छोड़ देते हैं। उसके बाद वो इंडिया माइग्रेट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब एक स्टॉर्म आता है, तूफान आता है। तो तूफान जो है उसके घर को, उसके फील्ड्स को, उनके खेतों को डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। तब उनके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। ठीक है। उनके पास कोई काम नहीं था। इसी वजह से वो कहाँ आ जाते हैं? इंडिया की तरफ आ जाते हैं। लिविंग देम विथ नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो उनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं था, तो इसी वजह से वो इंडिया की तरफ आ जाते हैं। इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, एक बेटर लाइफ के तलाश में। ठीक है। अच्छी लाइफ के तलाश में। एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज, और काम के अवसर के तलाश में वो इंडिया आ जाते हैं। दे सेटल्ड इन सीमापुरी, और वो सीमापुरी में सेटल हो जाते हैं। असलम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, और दिल्ली के किनारे जो है एक स्लम झुग्गी झोपड़ी है सीमापुरी में, तो वहां पर वो सेटल हो जाते हैं। देयर रेक पिकिंग बिकेम देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और वहीं पर रेक पिकिंग ही उनका एक प्राइमरी मीन्स ऑफ सर्वाइवल बन जाता है। मतलब उनका मुख्य साधन, मुख्य जरिया, कमाने का जरिया वो बन जाता है, रेक पिकिंग करना। ठीक है। तो वहीं पर वो सेटल हो जाते हैं सीमापुरी में। और वो कहाँ से आए थे? वो ढाका से आए थे। उन्होंने ढाका क्यों छोड़ा था? क्योंकि वहाँ पर एक तूफान आता है जिसने उसके घरों को और उनके खेतों को उजाड़ दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उनके पास कोई भी साधन नहीं बचा था, कोई भी ऐसा कमाने का जरिया नहीं बचा था जिसके जरिए वो अपना घर चला सके। ठीक है। तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में, अच्छी लाइफ बनाने के लिए वो सीमापुरी में सेटल हो जाते हैं। तो ये था 9th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 10th क्वेश्चन है, वाई वो साहेब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो साहेब अनहैप्पी क्यों था? साहेब खुश क्यों नहीं था जब वो टी स्टॉल में काम कर रहा होता है, तब वो खुश क्यों नहीं था? ठीक है। साहेब वॉज अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो साहेब बहुत दुखी था, साहेब खुश नहीं था जब वो टी स्टॉल में काम करता है। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ का, वो खुद का मास्टर अब वो नहीं रहा है। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी आज़ादी खो दी है। एंड हीज केयर फ्री एक्सप्रेशन, और उसका जो बेफिक्र वाला एक्सप्रेशन था, जो भाव था, जिसके अंदर कोई फिक्र नहीं होती थी जब वो अपना काम करता था, जब वो रैक पिकिंग करता था। ठीक है। जब वो कूड़ा बीनता था, तब वो बेफिक्र होकर के कहीं भी काम करता था, कहीं भी जाता था, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं था। ठीक है। तो उसने वो सारी आज़ादी सब खो दी है जब वो टी स्टॉल में काम करने लगा था, तब उसने ये सारी आज़ादी खो दी थी। ठीक है। नाउ ही हैड टू लिव एंड वर्क अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टी स्टॉल ओनर। अब उसे वहीं रहना पड़ेगा, अब उसे वही काम करना पड़ेगा, टी स्टॉल ओनर के बिल्कुल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, उसी के अंडर जो है उसे काम करना पड़ेगा। ही वॉज नो लॉन्गर फ्री टू गो आउट और स्पेंड टाइम विथ हिज फ्रेंड्स। अब वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, अब उसको काम ही करना है। अब ना तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता सकता है और ना कहीं और जा सकता है। ठीक है। उसे वहीं जाना पड़ेगा जहाँ उसका मालिक जो है भेजेगा। ठीक है। इसमें ये पूछा गया था, साहब खुश क्यों नहीं है जब वो टी स्टॉल में काम करता है? तो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि अब वो अपने मालिक के अंडर में ही काम करेगा। पहले वो रेक पिकिंग करता था, कूड़ा बीनता था, तो वो पूरी आज़ादी थी उसके पास, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलता था। ठीक है। लेकिन अब उसके पास बिल्कुल भी वो फ्रीडम नहीं है और उसके पास वो टाइम भी नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ वो काम ही करना है जो उसको मालिक देगा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।